Bismillahirrahmanirrahim. Let's start with our next lecture, that is lecture number 11 for web technologies and programming. In today's lecture, we'll discuss about HTML5 form elements, and we will also take an overview of XHTML. Before proceeding to the content of today's lecture, let's discuss the summary of previous lecture. In the previous lecture, we have discussed what is HTML form and how to create HTML form. Basically, HTML फॉर्म जो है वो हम यूज़र से जब किसी भी वेब एप्लीकेशन के लिए, वेबसाइट के लिए इनपुट लेना चाह रहे हों तो हम फॉर्म को यूज़ करते हैं। फॉर्म एक वे है जिसके ज़रिए हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। HTML फॉर्म डिफरेंट फॉर्म एलिमेंट से मिलके बना होता है और HTML के फॉर्म के कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं जिनके अंदर फॉर्म के एक्शन हैं, फॉर्म के मेथड हैं। हमने देखा था फॉर्म के दो मेथड हैं मेजरली, गेट मेथड एंड पोस्ट मेथड। गेट मेथड जो है वो ब्राउज़र की हिस्ट्री में मेंटेन रहता है। गेट मेथड जो है उसको हम बुकमार्क भी कर सकते हैं और फॉर्म को जो वैल्यूज हमने पास की वो गेट मेथड को यूज़ करते हुए वेब एड्रेस के URL में, वेबसाइट के URL में नज़र आती हैं वो वैल्यूज़ जो हमने फॉर्म में मेंशन की। क्योंकि वैल्यूज़ वेब एड्रेस के अंदर नज़र आती हैं, इसलिए गेट मेथड जो है वो एक स्केयर मेथड नहीं है। और जब भी हमने कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक पासवर्ड की इंफॉर्मेशन या हमने बैंक की क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है गेट मेथड में, तो दैट इज नॉट सुटेबल। देन हमने पोस्ट मेथड को देखा। जब भी हमने किसी वेबसाइट में कुछ अपडेट करना हो, देन द सुटेबल मेथड इज पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड ब्राउज़र की हिस्ट्री में मेंटेन नहीं होता। पोस्ट मेथड जो है उसको हम बुकमार्क नहीं कर सकते। पोस्ट मेथड जो है वो वैल्यूज जो हमने फॉर्म में दी हैं उनको विजिबल भी नहीं करता। जब हमने स्केयर इंफॉर्मेशन देनी हो, पोस्ट मेथड एक रिलायबल मेथड है फॉर गिविंग द स्केयर इंफॉर्मेशन लाइक पासवर्ड्स, लाइक क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन एंड सिमिलरली। HTML फॉर्म के डिफरेंट फॉर्म एलिमेंट्स को हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। उसके अंदर हमारे पास जो पहला फॉर्म एलिमेंट था दैट इज टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स जो है दैट इज वन ऑफ द मेजर फॉर्म एलिमेंट इन ऑर्डर टू टेक द इनपुट्स फ्रॉम द यूजर। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम रिक्वायर्ड वैल्यूज को यूजर से लेते हैं और उसके साथ रिक्वायर्ड का टैग मेंशन करते हैं अगर हम वैल्यू को मैंडेटरी करना चाह रहे हैं, और टेक्स्ट वैल्यू की हम हाइट मेंशन कर सकते हैं, उसका साइज मेंशन कर सकते हैं, जो वैल्यू हम उसमें लेना चाह रहे हैं उसकी लेंथ मेंशन कर सकते हैं। टेक्स्ट वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स के अकॉर्डिंगली हम मैनेज कर सकते हैं। देन पासवर्ड फील्ड। अगर हम इनपुट टाइप को पासवर्ड फील्ड मेंशन करेंगे, जो भी डेटा यूजर पासवर्ड फील्ड वाले बॉक्स में एंटर करेगा वो
मार्क्स्ड डाटा होगा वो एस्टेरिक की फॉर्म में, फील्ड सर्कल की फॉर्म में अपीयर होगा, पासवर्ड फील्ड का डाटा। देन हमारे पास हिडन फील्ड है। हिडन फील्ड जब हम HTML के कोड के अंदर किसी डेटा को हिडन लिखते हैं, किसी डेटा टाइप को, फॉर्म एलिमेंट्स को हिडन लिखेंगे, तो उस फॉर्म एलिमेंट का कोड वहां पे मौजूद होगा, लेकिन जब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वेब ब्राउजर पे उसका कोड अपीयर नहीं होगा। देन चेकबॉक्स। चेकबॉक्स जो है ये भी यूजर्स से इनपुट टाइप का एक फॉर्म एलिमेंट है। चेकबॉक्स हम यूज करते हैं जब हम यूजर को स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ऑप्शंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं और हम चाहते हैं कि यूजर मल्टीपल चॉइसेस प्रोवाइड कर सके किसी पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए। बाय डिफॉल्ट भी अगर हम चेक बॉक्सेस में किसी बॉक्स को चेक्ड के तौर पे प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, सो यूजिंग द checked attribute we can provide it, as we have shown the example of different programming languages of VBScript, C# in previous lecture. Then we have studied radio button. रेडियो बटन हम नॉर्मली तब यूज करते हैं जब हमें दो ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करवाना होता है। फॉर एग्जांपल जेंडर, मेल और फीमेल, सो हम किसी एक को सिलेक्ट करवाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू हैव एन ऑप्शन डे और नाइट, सो एक ऑप्शन सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। सो इन सच केस द बेस्ट वे टू यूज इज रेडियो बटन। रेडियो बटन को भी हम चेक बॉक्स की तरह डिफॉल्ट में किसी एक रेडियो बॉक्स को बटन को चेक्ड शो कर सकते हैं, जैसा कि हमने मेल और फीमेल की एग्जांपल देखी थी प्रीवियस लेक्चर में जेंडर के तौर पे, और मेल ऑप्शन को डिफॉल्ट चेक्ड एक्सेप्ट करवाया था। देन टेक्स्ट एरिया, यूजिंग द कॉलम एंड रो attribute we can add text area in our web form. text area में भी हम text की टाइप बता सकते हैं, it is a string or it is a number value that we want to take from user. so user से जो वैल्यू हम लेना चाह रहे हैं उसकी टाइप भी मेंशन कर सकते हैं। for that we have seen text area. देन हमने सिलेक्ट लिस्ट की ऑप्शन को देखा था, सिलेक्ट लिस्ट। इन सिलेक्ट लिस्ट वी हैव सीन कि जब हम यूजर को एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑप्शंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं रिक्वायर्ड फील्ड की, सो हम लिस्ट ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर दिखा था कि हम कोई प्रोविंस यूजर से सिलेक्ट करवाना चाह रहे हैं, सो यूजर को हम प्रोवाइड करेंगे सिलेक्ट लिस्ट के ऑप्शन, लाइक वी हैव सीन इन द एग्जांपल बलूचिस्तान, पंजाब, KPK एंड सिंध हमने लिस्ट में प्रोवाइड किया था। सो यूजर लिस्ट में से अपना रिक्वायर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है। सिलेक्ट लिस्ट में हमने ये भी देखा था कि अगर हम यूजर को ज्यादा सिलेक्ट में ऑप्शन प्रोवाइड करना चाह रहे हैं और वो सारी ऑप्शंस एक वक्त में स्क्रीन पे अपीयर नहीं होंगी, तो हम स्क्रॉलिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और स्क्रॉलिंग प्रोवाइड करते हुए स्क्रॉल का जो साइज होगा वो हमारा वो साइज होगा जो वैल्यूज हम एक वक्त में यूजर को चाह रहे हैं अपीयर हो। देन हमने सबमिट बटन और रीसेट बटन को डिस्कस किया था। सबमिट बटन हम जब भी किसी फॉर्म में कोई वैल्यू ले रहे होते हैं, वो सारी वैल्यूज जब हम सबमिट बटन प्रेस करते हैं तो सबमिट बटन जो है वो वैल्यूज फ्रेगमेंटर को दे देता है और वो सर्वर की स्क्रिप्ट पे ले जाता है उसको,
और सर्वर का जो स्क्रिप्ट होता है वो उसको प्रोसेस करता है अकॉर्डिंगली। देन हमने रीसेट बटन को देखा था। रीसेट बटन जो है, अगर हमने एक फॉर्म को फिल किया और उसमें रीसेट बटन को प्रेस करा दिया, सो जितने भी फॉर्म के अंदर हमने वैल्यूज फिल की होंगी वो सारी वैल्यूज क्लियर हो जाएंगी और जो डिफॉल्ट वैल्यूज हैं वहां पे फॉर्म हमारा एग्जीक्यूट होगा। एंड देन हमने एडिंग फॉर्म एलिमेंट्स के अंदर डिफरेंट न्यू यूजर इनपुट्स एंड एट्रीब्यूट्स को देखा था, जिसमें हमने मेजरली डेट को, डेट टाइम को, मंथ को हमने देखा था। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द प्रीवियस लेक्चर. What we are going to discuss in today's lecture. In today's lecture, we will see HTML5 enhancements in form, and with this we will also highlight the key overview about XHTML. HTML5 form enhancement. HTML5 enhances the web forms in two different ways. The first way is adding the new attributes to existing HTML form elements. So आपने जो फॉर्म एलिमेंट्स लास्ट जैसे लेक्चर में कुछ फॉर्म एलिमेंट्स देखे, उन फॉर्म एलिमेंट्स के अंदर कुछ नए एट्रीब्यूट्स हम ऐड करेंगे तो हम बेसिकली फॉर्म को इनहांस कर रहे हैं. एंड द सेकेंड वे टू इनहांस अ वेब फॉर्म इज टू ऐड न्यू फॉर्म एलिमेंट्स. सो डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस इज फर्स्ट के अंदर हम एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स में न्यू एट्रीब्यूट्स ऐड करेंगे, जबकि सेकेंड में हम फॉर्म के अंदर न्यू एलिमेंट्स ऐड करेंगे. सो दीज आर टू अप्रोचेस टू इनहांस एन HTML form. Now see what are those attributes through which we can enhance an HTML5 form. The first one is the required attribute. In required attribute, this attribute tells the web browser to only submit the form if the user has filled that particular field, and without that don't submit the form. Means by using the required attribute, it is necessary for the user to mention the required inputs for that particular field. So required attribute इस बात की यकीन दहानी करता है कि यूजर अपने उस फील्ड के लिए जिस फील्ड पर रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट अप्लाई किया गया उसकी तमाम वैल्यूज को मेंशन करे. अगर यूजर रिक्वायर्ड के फील्ड के अंदर वैल्यू मेंशन नहीं करेगा तो जब फॉर्म को सबमिट किया जाएगा सो फॉर्म में एरर आएगा और जो इस बात को हाईलाइट करेगा कि आपने इस फील्ड के अंदर वैल्यू को एंटर नहीं किया, ये मैंडेटरी थी, प्लीज एंटर द रिक्वायर्ड वैल्यूज फॉर दिस पर्टिकुलर फॉर्म एलिमेंट. नाउ रिक्वायर्ड के एट्रीब्यूट को हम फॉर्म में यूज कैसे करते हैं? इफ यू डू कंसिडर इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, name equals to name, and in the end we have mentioned required. So in this way the required attribute is used. Let's consider an example with the required attribute. This is our text file for the HTML5 form. We'll start with the head tag, then we have mentioned the body tag, start body tag,
the background color is mentioned, that is light blue. Then H1 heading is centered and heading size is H1, and font color of the heading will be green, and it will be aligned centered. And then it is mentioned that what to write in the heading, that is write user registration form, and the font tag is ended, all the font information is given, and heading tag is closed. Then in HR tag is given, that is for 9. Then form tag, start tag is written. Now it is written, please enter your name, that is the label you want to appear on the web form. And then you have mentioned input type for form element, where you have mentioned the input type equals to text. So you want a text type field should appear, and in the end you have mentioned the required attribute. So you have simply written required with the closing angle tag, and then you have mentioned BR line break, and then you have mentioned input type equals to submit, value equals to submit. So the form is closed and all this is centered. So center tag is cloned for the alignment, and body tag is closed, and HTML tag is closed. Now let's see what will be the output of this required attribute. Now do consider that please enter your name. So यूजर ने नेम के फील्ड के अंदर कोई वैल्यू एंटर नहीं की. अब जब यूजर ने सबमिट का बटन प्रेस किया तो वहां पे एरर मैसेज जनरेट होगा. एरर मैसेज विल शो प्लीज फिल आउट दिस फील्ड. सो एरर मैसेज शो हो रहा है. व्हाई? बिकॉज द फील्ड ऑप्शन इज मैंडेटरी. And how it was mandatory? By using the required attribute. Let's move to the next attribute that is required for the enhancement of HTML5 web form. The next attribute is placeholder attribute. Placeholder attribute allows short hint to be displayed inside the form element, and it tells the user what data should be entered in that particular field. जब भी आप यूजर को ये चाहते हैं कि फॉर्म के फील्ड के अंदर कोई डिफॉल्ट वैल्यू मेंशन हो जो यूजर को गाइड कर रही हो कि उसने जो वैल्यू एंटर करनी है वो कौन सी वैल्यू होगी और किस फॉर्मेट में उसने लिखनी है, सो इसके लिए आप फॉर्म एलिमेंट यूज करेंगे. सो जब भी आप चाहते हैं कि यूजर को आप ये बताएं कि यूजर ने कौन सी वैल्यू एंटर करनी है, सो उसके लिए आप एक गाइडलाइन प्रोवाइड करना चाह रहे हैं यूजर को. सो आप एक गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे by giving a sample value in that particular field, and in that particular field you will give a specific example in particular format, और उसको देखते हुए यूजर को अंडरस्टैंड हो जाएगा कि उसने अपनी वैल्यू किस फॉर्मेट में मेंशन करनी है. So how you want to give it? By using the placeholder attribute. Now see, input type is text, name is name given, and the placeholder is mentioned, and you are mentioning it that placeholder should appear for only uppercase letters, and then all their
this is written in the inverted commas and angle bracket closed. Now let's consider an example for the placeholder attribute. This is the code file, text file for HTML web form. Head tag is started, body color, background color light blue is given. Then for alignment, a center tag, start tag is started, H1 heading start tag, then font color green for the heading is mentioned, then the heading is aligned with center tag, and then for heading you want to display user registration form, and then font tag is closed and H1 heading is closed. Then a line break and then new line and then a font tag is started. Here you have mentioned please enter your name. This is the label that will appear, and then input type equals to text, and then you have mentioned required placeholder. Why required placeholder? Because you want to made it mandatory, that's why you have mentioned required, and then you have mentioned separately the new attribute, that is placeholder attribute. So in placeholder attribute you have mentioned only uppercase letters to be given, and then a line break given. Then input type equals to submit. You want to present a submit button with the value submit. Then form ending tag, then for the form alignment center tag is closed, then body tag is closed, and then HTML form tag is closed. So now let's see what will be the output of this particular line for specifically placeholder attribute. So if you do consider, start में हमारे पास सेंटर में हेडिंग अपीयर हुई, एंड देन एज अ लेबल प्लीज एंटर योर नेम अपीयर हुआ, एंड देन इन द टेक्स्ट बॉक्स जो हमारी प्लेस होल्डर की वैल्यू मेंशन की थी ओनली अपर केस लेटर वो अपीयर हुई, और दिस इज बेसिकली अ गाइडलाइन फॉर द यूजर to enter the values in this particular format, and also this is a required attribute. So now the user is going to submit it. Please note one thing that is very important over here. अगर यूजर यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं देता और सबमिट का बटन प्रेस करेगा, सो ये जो वैल्यू यहाँ पे प्लेस होल्डर के तौर पे दी गई है, वेब फॉर्म इस वैल्यू को कंसिडर नहीं करेगा. This is just a guideline, not a default value. So it is a required attribute over here. So it is necessary for the user to mention the required value in specific format for this text box, and then press the submit button. Let's move to the next attribute, that is the pattern attribute. For pattern attribute, it enables you to provide a regular expression that the user input must match in order to be considered valid. अगर आप यूजर से इनपुट लेना चाह रहे हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर इनपुट आप एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में लेना चाह रहे हैं, फॉर दैट आप क्या करेंगे, आप पैटर्न एट्रीब्यूट को यूज करेंगे, और पैटर्न एट्रीब्यूट आपको रेगुलर एक्सप्रेशन का इनपुट टाइप स्टाइल प्रोवाइड करेगा, और आप यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, बाउंड कर सकते हैं कि वो अपनी इनपुट वैल्यूज उसी फॉर्मेट में प्रोवाइड करें. फॉर एग्जांपल, आप चाहते हैं कि यूजर से उसका नाम में जब लिया जाए तो पहला वर्ड कैपिटल हो, एंड देन वो अपना जो भी नाम एंटर करना चाह रहा है वो कर सके. सो आप बाउंड कर सकते हैं सेकंड कंडीशन कि यूजर का जो नाम हो वो सिर्फ अल्फाबेट्स हो सकते हैं A to Z. यूजर वहां पे
कोई भी गलती से डिजिट वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू 1 to 10 एंटर ना करें। सो इन दैट पर्टिकुलर केस आप A to Z डेटा टाइप को, कैरेक्टर को बाउंड कर सकते हैं अल्फाबेट्स को, और साथ में ये कंडीशन भी लगा सकते हैं कि पहली वैल्यू आपके पास जो भी यूजर अपना नाम मेंशन करेगा उसका पहला अल्फाबेट जो है वो कैपिटल हो। सो फॉर दैट आप पैटर्न एट्रीब्यूट को यूज करेंगे, और पैटर्न एट्रीब्यूट आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा यूजिंग द रेगुलर एक्सप्रेशन। सो आप कैसे यूज करते हैं पैटर्न एट्रीब्यूट को? इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, पैटर्न इक्वल्स टू रेगुलर एक्सप्रेशन। अब इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, पैटर्न इक्वल्स टू, अब आपने रेगुलर एक्सप्रेशन का फॉर्मेट मेंशन कर दिया। सो फॉर कैरेक्टर्स यू हैव मेंशन द लार्ज एंगल ब्रैकेट स्टार्ट, देन A to Z you want all the alphabets to be entered should be in small form, and then large angle bracket is closed, medium angle bracket is started, and then you want that user can enter the values between 1 till 20. So 1, 20 is mentioned, the middle bracket is closed, and it all should be in the inverted commas. The regular expression should be in the inverted commas. Now let's consider for an example. So head tag is started, then a body tag is started with background color equals to light blue, then a center tag for the alignment is mentioned with H1 heading tag, font color is green for heading, alignment for heading is centered, and label for the H1 is user registration form, the font tag is closed, H1 heading tag is closed. Then with new line, then form tag is started, then please enter your name, input type equals to text, placeholder equals to only uppercase letter, and here you are not making it mandatory, as you can see there is no required attribute. Now the pattern tag. For the pattern you have mentioned in the inverted commas the regular expression, that is from A to Z for the alphabets and 1 to 20 for the number value. So you have mentioned the required length over here. So input type equals to submit and value equals to submit. Now the form tag is closed, and then center tag is closed for the form, alignment, and then body tag is closed. Now let's see the output of the pattern attribute. So here you can see that user registration form appear as particular H1 heading, then with the help of HR tag a line is given, and then for label 1 please enter your name is mentioned. Here by using the pattern user is only allowed to enter the values between small a till small z, but the user is giving capital A, so when the submit button is pressed it is considered to be an wrong value. Why? Because it is not following the required pattern. So the error message is displayed accordingly, that is please match the requested format. And here you cannot see the placeholder, that is use the uppercase letters. Why? Because the user has given is required value. Let's see how to write the regular expression for the pattern attribute. This is a detailed guideline for following the regular expression format for pattern attribute. The first one are large angle brackets, that is make a class of characters. So in these brackets
you can mention what sort of characters you want the user to be allowed by and to be entered. You can mention a range in specific for large angle brackets. For example, if you can see over here, यूजर को हम A to Z रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, को वैल्यूज A till Z यानी कि A अल्फाबेट से लेके कंप्लीट B C से लेके X Y Z तक तमाम के तमाम एलिमेंट्स अल्फाबेट्स को एंटर कर सकता है इन स्मॉल फॉर्म, एंड देन हमने 0 to 9 डिजिट्स को बाउंड कर दिया, डेट 0 1 2 3 टिल 7 8 9 तक कंप्लीट वो तमाम के तमाम डिजिट्स एंटर कर सकता है. और हमने मेंशन कर दिया दरमियान में कॉमा, मींस आइदर वो ये मेंशन करेगा या आइदर वो ये मेंशन करेगा. सो ऑप्शंस दे दी हमने उस यूजर को. इन केस यू वांट कि यूजर तमाम वैल्यूज एंटर कर सके A to Z, लेकिन यूजर डिजिट्स 0 to 9 एंटर ना कर सके, सो इन दैट केस यू विल यूज द negate for the class of character. सो ये जो हमारे पास अब V शेप में डाउन V उल्टा V आप देख रहे हैं, ये हमारे पास किसका सिंबल है, निगेट का. सो निगेट का सिंबल हमने मेंशन किया एंड देन हमने क्लास की डिजिट की रेंज मेंशन की. नाउ हियर यू सी द लेंथ, मिनिमम लेंथ ऑफ कैरेक्टर दैट यू वांट अ यूजर should enter. So in middle brackets we have mentioned n. So n will match a character, class or subpattern for n times. So this is allowed for minimum number of times. For example, password field, if you want the user, that user can enter the digit value, at least 2 digits should be entered. So आप n को मेंशन करेंगे स्पेसिफिक फॉर्मेट में और यहाँ पे यूजर के दिए हुए पासवर्ड को मिनिमम n वैल्यूज के लिए मैच किया जाएगा. बट इफ यू गिव n, m, so n means minimum number of times that particular pattern or class or subpattern. But if you mention m, it means this will be the maximum number of time for that particular क्लास और पैटर्न. सो हमारे पास अगर हम स्पेसिफिक रेंज देंगे तो ब्रैकेट्स में अपनी रेंज मेंशन करेंगे, और अगर हम किसी को निगेट करना चाह रहे हैं तो हम इस निगेट का सिंबल दैट इज टर्न V टुवर्ड्स डाउन, ये हमारे पास सिंबल है, सो इसको निगेट का सिंबल हम कहते हैं, ये यूज होगा. और अगर हम लोग कैरेक्टर को मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स मैच करना चाह रहे हैं, वी विल यूज n, एंड इफ यू वांट टू यूज maximum number of time, then we will use m for it. So this is the way of writing regular expression for pattern attribute. Now consider the example of pattern attribute. Input type equals to text, pattern is given. Here you can say that alphabet A to Z small and then alphabet A to Z capital are clearly mentioned, and then range 1 to 20 is mentioned, where range is that minimum should be 1 and 20, maximum that is m is presented. So n is 1, m is 20, means one time their alphabet should appear and maximum 20 time it can appear. So now we are using it. So we have mentioned it, input type equals to text, pattern equals to, and now we have mentioned a regular expression, and for one we have mentioned only alphabets, then alphabets information is given for small and capital, then allowed length. After that, if you want to allow the user to space, then blank starting and ending large angle brackets are mentioned. This will create space between first particular regular expression pattern and between the second regular expression pattern. Then again
the alphabets from small a to z and capital A to z is required, and then its particular length minimum from 1 and maximum for 20, that is m value, is given, and all this is presented in the inverted commas, that is the regular expression, and the angle bracket is closed. So now see another example for the patron. Here you can see input type equals to text patron, and then you have given the patron. What is the patron? That you have mentioned only digits, so 0 to 9 user can enter the values between 0 to 9. Then allowed length 2 is mentioned. It means on minimum number of times 2 allowed length is given, that 2 digits should appear, and then a symbol minus is specific, and then again 0 to 9 digits are allowed, and then these are allowed again for 2 times, then again minus is appeared, and then again 0 to 9 digits allowed, and minimum number is 4. So if you do consider, this is a format for giving a telephone number where user can write in 0 0 and then dash and then 9 2 then dash and then value 4 3 1 4 7 8 9. So in this way you can take a mobile number or a landline number in particular format, or CNIC number, or bank account number, or student registration number in particular format using these patron. So input type text, and then again another example for the patron. 0 to 9 can appear 5 times minimum, and then 0 to 9 can appear 7 times minimum, and then 0 to 9 will appear 1 times minimum. So these are different examples for the patron attribute using the regular expression and its format. Now the next attribute, that is disabled attribute. If you want to have a content to be appear on the browser, but you want it should be grayed, and user grayed means gray in color, and user cannot use it, then you will use disabled attribute. It prohibits the user from focusing on a form control that has the disabled. So user डिसेबल के जरिए अपने माउस के जरिए उस फॉर्म एट्रीब्यूट को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। डिसेबल का एट्रीब्यूट फॉर्म के ऊपर फॉर्म एलिमेंट को शो करेगा, बट उसका कलर ग्रे फॉर्म में होगा, जो इस बात की इलामत होगा कि यूजर उसको देख सकता है लेकिन उसको चेंज, उसको एडिट, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता। Let's see the example for disabled attribute. A user registration form. This is again the heading that is ended, and then line break and form tag is started. Please enter your name. Input type equals to text. Placeholder equals to only uppercase letters. Here you are mentioning placeholder, and then the pattern that you are mentioning is A to Z, small alphabet from A to Z, and where you are mentioning that minimum number of times it should appear for 1 and maximum is 20. Then the line break, and then VR as a label will appear, and again input type equals to text, placeholder equals to CIIT Virtual Campus, ComScience Institute of Information Technology Virtual Campus, you have mentioned as placeholder, and then you have mentioned disabled attribute, so it will appear on the form but in gray color, and it is disabled, user cannot change it. And then form line break, and then form submit button, and its value is submit, and then again line break, and then form tag is closed, and center tag for the alignment is closed. So let's see
what will be the output of this disabled attribute. So if you see over here, we can see clearly on the form that we are then CIT virtual campus is written, where CIT virtual campus is a disabled field that is appearing in gray color and user cannot control it. Now the next attribute. The next attribute is a read-only attribute. Read-only attribute make it impossible for the user to change the form field, to edit it, to modify it, to update it. So the field can receive focus from the user, but the user cannot change it. So how to write it? Input type equals to text, and then read only attribute is given, and then closing angle tag. Now the next is the autocomplete attribute. How to do autocomplete attribute? This will be a drop down list that appears when the user begin typing. Let's suppose जैसे हम लोग गूगल में लिख रहे होते हैं, so let's suppose we want to search introduction to web technologies. So जब हम लिख रहे होते हैं इंट्रो, हमने सिर्फ इंट्रो लिखा तो गूगल हमें अपनी एक मेंटेन डिक्शनरी में से इंट्रोडक्शन बता रहा होता है कि आप ये वर्ड लिखना चाह रहे हैं. सो वो ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट है. सो वो ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट है. सो इसके लिए आप ऑटो कंप्लीट का टैग यूज करेंगे. इनपुट टाइप equals to text and autocomplete attributes is given. So जब यूजर लिखना शुरू करेगा तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में जो वैल्यूज आएंगी उसमें ऑप्शन प्रोवाइड होना स्टार्ट हो जाएगी. हाउ? लेट्स सी द कोड फॉर autocomplete attribute. Again, head is given, body tag is given with background color, then center tag for the page center, then H1 for heading, heading color is green, alignment is center, label for the heading is registration form, font tag is closed, H1 heading tag is closed, then a new line is started with the HR tag, form tag is started, please enter your name, that is a label. Input type equals to text, this is the attribute mentioned. It requires placeholder, only uppercase letters, and then autocomplete tag is given, then line break, and then input type equals to submit, the value equals to submit, then form tag is closed, and then center tag is closed, and then body tag is closed. Now let's see what will be the output of autocomplete. Then the data list element. The data list element is basically a text field with the set of predefined autocomplete options. आप चाहते हैं कि कुछ मखसूस वैल्यूज हैं, ऑप्शंस हैं जो आप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं ऑटोकम्प्लीट के अंदर, सो आप डेटा लिस्ट एलिमेंट को यूज करेंगे. फर्स्ट वी डिफाइन एन इनपुट फील्ड विद लिस्ट एट्रीब्यूट. सबसे पहले डेटा फील्ड को डिवेलप करने के लिए हमें लिस्ट का एट्रीब्यूट चाहिए. देन वी डिफाइन द डेटा लिस्ट अकॉर्डिंगली. इनपुट टाइप इज टेक्स्ट, list equals to colors. So how it is given? Data list id equals to colors. So first आपने लिस्ट प्रोवाइड की, उसके अंदर आपने डेटा लिस्ट प्रोवाइड की और डेटा लिस्ट आप कलर्स की प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड देन हम आप ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे उस डेटा लिस्ट के लिए. ऑप्शन इज रेड, ऑप्शन क्लोज्ड, एंड अगेन ऑप्शन इज रेड, ऑप्शन क्लोज्ड, एंड डेटा लिस्ट इज क्लोज्ड. सो डेटा लिस्ट बेसिकली प्री डिफाइंड वैल्यूज हैं जो हम ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट के लिए प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, और उसके लिए हमें पहले यूजर को जो है वो
लिस्ट एट्रीब्यूट प्रोवाइड करना होगा, एंड आफ्टर द लिस्ट एट्रीब्यूट we can use the data list attribute for the user, and for the data list we can provide different option using the option tag. Let's see the example of data list attribute. So vr tag is given, and then we have mentioned option vr input type text placeholder CI virtual campus and disable. It will appear gray as we have seen in the previous slides. Now a line break is given, and here your favorite color. This will appear as label, and then input type equals to text, and then list equals to color. Then data list equals to ID, and ID equals to color is mentioned. Again, option are provided. Red first option again red, the same option is provided in data list. So this is this attribute, this is the data list start, this is the data list end, and these are the option with the data list. Then vr tag for new line, and form tag is closed. So now see the output over here. Your favorite color appear as a label. Here the data list is appeared with red and red. Now if a user is going to type over here, user want to type red, so when user is going to write R alphabet only, so ED will appear from the drop down in the data list option. But if the user is going to write over here blue, so user wants to write blue color, and user is writing B alphabet over here, there is no such option in the data list, so it will not appear, and user can also not write over here because it is not provided in the data list option. Now the next is HTML5 with some new elements. What are the new elements specifically for HTML5? For HTML5 we have some other new elements like email element, date element, number element, and color element. These are the major 4 new elements in HTML5 version. The first one, the email element. When you are going to use email element, it ensures that user has entered a valid email address in specific format. So you have mentioned input type equals to email, and then name equals to email. So by using this attribute, the user can enter the specific value in specific format for email. अगर आप यूजर से ईमेल लेना चाह रहे हैं तो ईमेल को लिखने का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है. लाइक हम लिखते हैं कोई भी ईमेल की इंफॉर्मेशन एंड देन @ और देन उस डोमेन का नाम जहां पे हमने ईमेल को सेंड करना होता है, देन .com या जो भी उसकी कंप्लीट डोमेन की इंफॉर्मेशन है. सो अगर हम चाहते हैं कि एक यूजर प्रॉपर इसी फॉर्मेट के अंदर ईमेल एड्रेस दे, सो हम ईमेल के एट्रीब्यूट को एलिमेंट को यूज करेंगे और ईमेल का जो एलिमेंट है वो उसी स्पेसिफिक फॉर्मेट के अगेंस्ट वैलिडेशन कंसीडर करेगा. Now let's see the example of email element. After the user registration form heading, HR a line is given and form is started. Please enter your email. Input type equals to email, and then inverted commas, and then angle bracket close, and then form submission is given. So if we do consider the email element, the user will give the values and that values will be matched according to the format of email. Why? Because the input type is email. Now the date element. If you want to show a calendar so that a user can select the specific value, from that you can use the date element. Normally date element जब आप यूज करते हैं तो आपके पास यूजर इनपुट के तौर के ऊपर एक ऑप्शन शो की जाती है
और वो ऑप्शन जो है आपको कैलेंडर व्यू डिस्प्ले करती है, जिसमें आप जो स्पेसिफिक डेट है जो सिलेक्ट करना चाह रहे हैं वो डेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं विद द मंथ एंड रिक्वायर्ड ईयर. So for that, input type equals to date, name equals to date of birth. So let's suppose यूजर से आप date of birth एक specific date format पे लेना चाह रहे हैं. So for that you are going to use date element. Let's see the example of date element. After line break, form element is started, and then a label, please enter your date of birth, and then input type equals to date given, and then line break is given. Then form submit button is presented. Now see, this will take the date from the user for date of birth. Now the color element. Color element facilitates the user to choose a specific color that user wants to use. Normally हम जो कलर एलिमेंट है उसके लिए हम प्रोवाइड करने के लिए हम कलर को प्रेजेंट करते हैं, कलर्स को किसी स्क्वायर बॉक्स में किसी लिस्ट में प्रेजेंट करते हैं. बट इफ यू वांट दैट यूजर को कलर भी अपीयर हो, सो उसके साथ साथ हम उसके हैशटैग भी प्रेजेंट कर सकते हैं. तो हम कलर की हैश कोड की स्कीम को फॉलो करेंगे. हियर वी वांट कि यूजर को एक स्पेसिफिक लिस्ट अपीयर हो और यूजर उसमें से जो है वो कलर को सिलेक्ट कर सके. सो फॉर दैट वी विल प्रोवाइड यूजर विद द इनपुट टाइप कलर. नाउ सी द एग्जांपल ऑफ कलर एट्रीब्यूट. HR form, please select a color, input type is color, and line break is given. See what will be the output for it. Please select a color, and then when user click on it, then required color list is provided. User can select the required color and submit it accordingly. Next, the number element. The number element ensures that user enters only numeric values. User is not allowed to enter alphabets. User is not allowed to enter character values. So for that we have mentioned number element, form element. Input type equals to number, name, number. सो आप यूजर से अगर कोई वैल्यू सिर्फ नंबर्स की फॉर्म में लेना चाह रहे हैं तो तब आप नंबर एलिमेंट को यूज करेंगे. लेट्स सी द कोड ऑफ नंबर एलिमेंट. प्लीज सिलेक्ट अ नंबर, दैट इज इनपुट टाइप इक्वल्स टू नंबर, एंड इसमें हमारे पास यूजर को अपीयर क्या होगा, लेबल. प्लीज सिलेक्ट अ नंबर and input type will be number, so user can enter the value in number format. See the example output. Please select a number, and here user can select from the numbers, and by default 0 is appear, and from using the arrow keys for the up and down you can change the value of number. Now let's come to XHTML topic. X stands for extensible and usually presented with X. So X and then again HTML stands for, that we have already studied the same options, hypertext markup language. So extensible hypertext markup language. XHTML is similar to HTML, but there are some restrictions for XHTML. The key restriction for XHTML is that XHTML is the strict version of HTML. So when you create some restrictions for HTML, then you are moving towards XHTML. So XHTML can be defined as an XML application, and XHTML is supported by all the major web browsers.
While HTML is also supported by web browsers, but there might be some tags that are not supported by all web browsers. While in case of XHTML, major web browsers Firefox, Chrome, Opera, Internet Explorer, Safari will support XHTML. How to write XHTML? Body tag is started, H1 heading is given, bad HTML, paragraph, this is a paragraph, and body tag is closed. So it will work in browser, but it can work if you use HTML but not in XHTML. So if we want that this code should be executed in all browser, so it will not work when we are going to use with respect to XHTML. So in XHTML it is mandatory to mention the document type, that is XHTML, and the XML and attribute in HTML is mandatory. So the next attribute that are mandatory for XHTML are HTML, then head attribute, then title attribute, and body attribute. So these are the mandatory attributes for extensible hypertext markup language. In XHTML, there are few rules that are necessary for the form elements, that are XML elements must be properly nested. So there should be properly one particular element, and then there is again another particular web element, form element. So XML HTML must also be closed. If there is a starting tag of XML HTML, then there should be necessarily for a closing tag for that particular element, form element. And always remember, XHTML form elements are written in lowercase. Uppercase is not allowed for XHTML form elements. And always remember, there is one root element, one base element for all XHTML documents. What are some rules for now XHTML attributes? हमने प्रीवियस स्लाइड में XHTML के एलिमेंट्स के रूल्स को देखा. अब हम XHTML के attributes के रूल्स को देखने जा रहे हैं. Attribute name must be in lowercase. It is very necessary. The second is attribute values must be quoted. आपको इन्वर्टेड कॉमास में एट्रीब्यूट की वैल्यूज देनी पड़ेंगी. ये जरूरी है जब आप XHTML को यूज करेंगे. एंड एट्रीब्यूट मिनिमाइजेशन इज फॉरबिडन. दैट इज नॉट अलाउड. यू आर नॉट अलाउड टू मिनिमाइज द एट्रीब्यूट इन XHTML. Now see the example for XHTML. This is wrong. This is a paragraph, and then this is another paragraph. So the closing tags of paragraph are not mentioned. This is not acceptable in XHTML format, and if we want to correct it, then we will mention the ending tag for the paragraph, and it is written this is a paragraph ending tag and this is another paragraph ending tag. So now it is acceptable for XHTML. Now a break tag and a horizontal rule HR tag. These are wrong and you are using it if you are using it in XHTML. But if you want to use it in XHTML, you have to mention necessarily the ending slash for BR tag necessarily, and similarly ending slash for HR tag necessarily. Then it is acceptable in XHTML. Now how to convert an HTML document to an
XHTML document. Always remember, if you want to create an XHTML document, you have to add an XHTML in the document type to the first line of every page, every web form, every web page. Add an XMLNS attribute to the HTML element of every page. So in all HTML elements you have to mention the XMLNS attribute. Then change all the element names to lowercase because XHTML does not support the uppercase. So lowercase में आपको small ABC में आपको सारे attributes को mention करना होगा, elements के नाम को. Close all the empty elements, जैसे हमने पीछे लाइन ब्रेक के लिए आचार्य के टैग के लिए देखा, सो हमें empty टैग को क्लोज करना होगा. Change all the attribute names to lower case. सो पहले जो था वो हमने देखा फॉर्म एलिमेंट्स को भी लोअर केस में होना है और attributes को भी लोअर एलिमेंट्स में होना है when we are going to use XHTML. And all the attribute values must be in inverted commas for XHTML. So how to XML important with respect to the difference when considered from HTML. Always for XHTML doc type is mandatory and the XMLN attribute is mandatory for HTML if you want to use XHTML, and then HTML tag, head tag, title tag and body tag is mandatory for XHTML. By combining all the key strengths of HTML and XML, XHTML was developed. And XHTML is HTML that is redesigned as Extensible Markup Language, XML. And XML is such a markup language where document must be marked up correctly and should be well formatted clearly. So what is the summary of today's lecture? In today's lecture we have discussed about how to enhance HTML web forms. For that we have seen different attributes. We have seen the required attribute. By using the required attribute you can mandatory a field. We have seen the hidden attribute. We have seen the disable attribute. By using the disable attribute the values will be shown to the user but will be in gray color and user cannot change it. We have seen the read only attribute. So then we have also considered the new form of HTML5, and then we have seen XHTML, that is a strict version of HTML where there is a restriction of to be close all the tags and put the attribute and elements name in lowercase and put the attribute name and element name in inverted commas, and always mention the doc type as XHTML if you want to use it as a strict version. And this is all about for today's lecture. Thank you for today's lecture.